गाजियाबाद की तरफ, वहाँ देखिए कैसा माहौल है। नोएडा में एक हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि तमाम लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहाँ पर 1,79,000 वोटों से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। गाजियाबाद में आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो 2,10,000 वोटों से जीत रहे हैं। ज़्यादातर सीटों पर तो 2,10,000 वोट ही पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा वोट थे और उसमें 2,10,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश भर की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा विजय रथ में जो कुछ रुकावट डाल पा रही वो है समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन। आप पूरे प्रदेश में देखिए तो समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं लड़ाई कर रही है क्योंकि वो एक विपक्षी दल है, सिर्फ इस तरह से नहीं लड़ रही है कि पिछले 3 चुनावों में 20% के आसपास उसका वोट प्रतिशत अटका हुआ था, बल्कि इस तरह लड़ रही है कि जैसे वो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां आप उम्मीद करते हैं किसी राज्य में। उदाहरण के तौर पर 32% से ज़्यादा वोट इस समय समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट मिल भी चुके हैं। समाजवादी पार्टी की मैं आपको वोट संख्या बता देता हूँ, किस तरह से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखा रहा है। ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कौन बढ़त बनाए हुए है, इसमें कुछ नया नहीं है आपको बताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कई घंटों से बढ़त बनाए हुई है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो अपने रिजल्ट्स पे दिखा रही है कि 32% वोट के साथ 2,65,00,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिल चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी के इतिहास में समाजवादी पार्टी को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट है। 29% वोट उसे 2012 में मिली थी जब क्लियर मेजॉरिटी आ गई थी और तब वो पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अभी तो फिलहाल 346 सीटों पर लड़ी और उसमें इसके वोट हैं। अगर इसके सहयोगियों को जोड़ लिया जाए तो 36-37% वोट बन रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी एक जनाधार वापस पाने में सफल रही है, लेकिन तब तक ये बेमानी हो जाती है कि जब तक आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी चुनाव जीत रहा हो। यानी भारतीय जनता पार्टी 41-42% वोट के साथ और अपने सहयोगियों के वोट के साथ एक बढ़त बनाए हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 250 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी 10 और 5 सीटों पर इस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि लगभग 270 ऐसी सीटें हैं जो एनडीए अलायंस उस पर बढ़त बनाए हुए है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है जो मैं देख पा रहा हूं वो 130 के आसपास सीटों पर अभी बार बार ऊपर नीचे आ जा रही है। हो सकता है कि यही टैली अब नतीजों में तब्दील हो जाए क्योंकि बहुत कुछ बदलाव होने की अब गुंजाइश नहीं है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले नतीजे पंजाब के आए क्योंकि जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने अपने नाराज होते वोटरों को खुश करने के लिए और एक नया जनाधार तलाशने के लिए चन्नी को एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है और उससे वापसी करेंगे और दलित समाज में एक अच्छी पैठ होगी। ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस बहुत बुरा प्रदर्शन की है। पिछली बार जिस तरह से उसे 36% वोट मिले थे, इस बार बहुत कम उसको वोट मिले हैं। मैं आपको ये भी देख के बता देता हूँ कि किस तरह से कांग्रेस का वोट है वहाँ पर पंजाब में। और आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर दलित समाज से 91 सीटें जीत चुकी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से और एक सीट पर लीड कर रही है। संभवतः वो उस बूथ पर वहाँ पर मतगणना में लगे लोग जान चुके होंगे कि वो सीट भी जीत गई होगी। 92 सीटें जीत रही है 116 में से और 42% वोट। ये मायने रखता है कि एक राज्य में जहां 4 प्रमुख घटक लड़ाई कर रहे हो, 3 प्रमुख दल त्रिकोणी लड़ाई कर रहे हो, अकाली दल और बसपा का गठबंधन, कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ गठजोड़ बना के, तो 4 फ्रंट पर लड़ाई हो रही है जिसमें 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी हों। उसमें से आम आदमी पार्टी 42% वोट ला रही है और 42% वोट लगभग क्लीन स्वीप में तब्दील हो जा रहे हैं। इसीलिए दूसरी तरफ वहाँ पर भी आप देखिए कि कांग्रेस का सीटें तो मतलब उसकी 17 हैं और एक पे लीड कर रही है, यानी 18 सीटों पर कांग्रेस को वहाँ जीत मिल रही है और कांग्रेस का वोट फीसदी वहाँ पर 23% है। 36 से 23%, यानी लगभग 13% वोट घट गए। आम आदमी पार्टी सीधा सीधा इस बात का फायदा उठा रही है। अकाली दल के भी 5-7% वोट घट गए। बसपा का जो वोट फीसदी था वही है, 1.5-2% था, 1.5-2% है। बसपा की पिछली बार सीट नहीं थी, इस बार एक सीट वो जीत चुकी है।
हैरानी की बात यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार के लिए, वोट के लिए, बहुमत की सरकार के लिए जानी जाती है, उस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक प्रत्याशी अभी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में उसका 2 प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने एक को तो जीता हुआ घोषित कर दिया है, दूसरे को भी लीडिंग दिखा रहे हैं। तो खैर ये सीट की संख्या होती है कि कहीं 4-5 लाख वोट पाकर भी आप 2 सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं 1 करोड़ 5 लाख वोट पाकर भी आप अभी नहीं जीत रहे हैं। इससे एक चीज समझ में आती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को ध्यान होगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में 0 सीट जीती थी, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब इस तरह के वोट फीसदी की तसल्ली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अपने को नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत घटी है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यही चुनौती है कि इतना बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद, इतने बेहतरीन वोट फीसदी लाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में नाकामयाब कैसे रही। इसकी कई वजह हैं। आप देखिए, एक कि जिसकी घेराबंदी कर रहे हैं उसके खिलाफ में सारे एंटी इनकम्बेंट वोटों को काउंट कीजिए कि भले भारतीय जनता पार्टी 40-41% वोट के साथ अपने गठबंधन सहयोगियों को जोड़ ले तो 43-44% वोट के साथ खड़ी है, लेकिन उसके सामने की पार्टियां कहां हैं? वो तो बिखरी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही, समाजवादी पार्टी अलायंस बनाई हुई है और तमाम छोटे छोटे दलों के साथ। इसमें से बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त आप नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी तरह ध्वस्त तब कहेंगे आप जब उसके पास वोट ना हो। और अभी जितनी समय में देख पा रहा हूं 1 करोड़ 5 लाख के आसपास वोट मिल चुके हैं, लगभग 13% वोट हो चुके हैं। 1 करोड़ 5 लाख 87 हजार वोट दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भले ही 2 सीट पर बढ़त 2.5% भी वोट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। तो बसपा अलग चुनाव लड़ रही, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही। सपा, अब सपा को इस चीज के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सपा खुद 32% वोट पाई है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी थी, तो ये विपक्ष का आकलन हो रहा है कि विपक्ष क्या उसका घेराबंदी करने में सफल रहा कि नहीं। एक हद तक सपा गठबंधन ही उसका घेराव कर सका है, बाकी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए। अब इसमें सीटवार भी जानना जरूरी हो गया है कि कहाँ कौन सी सीट पर कौन बढ़त बनाए हुए कौन नहीं। एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट मल्हनी की रही है, जहां पर धनंजय सिंह एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। वहाँ पर लकी यादव ने जीत दर्ज कर ली है और लकी यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जिस तरह से उनके पिताजी एक कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे समाजवादी पार्टी के, आज से नहीं 80 के दशक से जब समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं थी, तब से वो मुलायम सिंह के खेमे में लोकदल में रहा करते थे। तो तब से उनका एक जनाधार था, इस वजह से भी जीत गए। क्योंकि इसी तरह के समीकरण कुंडा में भी थी और कुंडा का फाइनल रिजल्ट तो अभी अपडेट नहीं कर रहा है चुनाव आयोग का वेबसाइट, लेकिन वहां पर राजा भैया एक भारी बढ़त के साथ हैं, तो उन्हें लगभग जीता हुआ माना जा रहा है। हालांकि गुलशन यादव ने एक बहुत अच्छी फाइट दी है, क्योंकि जहां पर राजा भैया के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी कैंडिडेट को 1 लाख वोटों से हारना होता था, अभी 30-35 हजार वोटों से पीछे दिख रहे हैं। ऐसे ही तमाम हाई प्रोफाइल सीटें, जिसमें से हमने नोएडा बताया। नोएडा में कहा जाता था कि कुछ सबसे ज़्यादा प्रचार जिसने किया था वो कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक हैं। याद होगा आपको, समाजवादी पार्टी की बहुत हाईलाइटेड नेत्री हुआ करती थी, सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त पकड़, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में चली गई और उन्होंने जमकर प्रचार किया। उनके कुछ बहुत मामूली वोट हैं, मतलब गिने जाने लायक नहीं हैं उस उम्मीदवार के सामने, पंकज सिंह के सामने, जो इतनी भारी भरकम वोटों के साथ जीत रहे हैं। सुनील सिंह जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भी एक बहुत बड़े अंतर से हारे हुए हैं। तो ये जो बड़ी सीटें हैं वहाँ पर आप देखिए, अखिलेश यादव भले 66 हजार वोटों से करहल सीट से जीत गए हों, योगी आदित्यनाथ भी तो लगभग इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जीत पा चुके हैं गोरखपुर सीट से। तो जिन जिन बड़े नेताओं की सीट हैं उसमें से कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो हार गए हैं। बाकी ज़्यादातर ऐसा कोई बहुत चमत्कारिक बदलाव नहीं हुआ, या 1-2 मंत्रियों के हार के अलावा कोई हैरान करने वाले नतीजे नहीं आए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की इस वेबसाइट के हिसाब से 100 पर जीत दर्ज कर चुकी है, 152 पर लीड कर रही है। बूथ पर खड़े लोगों और चुनाव की मतगणना में लगे हुए लोग लगभग बता रहे हैं कि 250 के आसपास सीटें क्लियर कट बीजेपी जीती ही जा रही है। उसके सहयोगियों को जोड़ करके 260-270 सीटें बन सकती है। समाजवादी पार्टी भी 110 से 120 के बीच आखिरी टैली आने वाली है। ये तमाम लोग जो वहाँ पर काउंटिंग में लगे हुए हैं उनके जरिए, बातचीत के जरिए पता चल पा रही है। अब बहुत अंतर नहीं दिखेगा आपको इस चुनाव में। आरएलडी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। 7 से 8 सीटें मुश्किल से, 5 सीटें जीती हुई डिक्लेयर कर चुके हैं। 3 सीटों पर बढ़त बनती हुई दिख रही है ईसीआई के उस पर, और ज़्यादातर के सोशल मीडिया पर आप देखें तो आरएलडी ने पोस्ट कर दिया है कि वो जीत चुके हैं।
यानी कि जयंत चौधरी भले ही किसान आंदोलन के बाद एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरे थे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के मायने ये हुए कि समाजवादी पार्टी एक बढ़िया जनाधार के साथ इस बार चुनाव लड़ी है। वहाँ पर जाट मुस्लिम इक्वेशन उस तरह से नतीजों में नहीं बदल पाए और आप देख सकते हैं कि 30 सीटों पर लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल लगभग 8 पर ही बढ़त बनाए हुए है। अब इसमें समाजवादी पार्टी के सहयोगियों में सुभाषपा को एक फ़ायदा मिलता दिख रहा है कि 6 सीट वो जीतते हुए दिखाई दे रही है। सुभाषपा के लिए ये एक उपलब्धि इसलिए है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ 8-10 सीटों पर जरूर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर थी तब भी वो सिर्फ 4 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी उतनी सीटों पर उसे टिकट भी नहीं मिला था। फिर भी इसी तरह से 8-10 सीटों पर ही लड़ी थी, उसमें से 6 पर लीड करते हुए दिख रही है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है सपा गठबंधन की, उसमें से सुभाषपा उस बात को जस्टिफाई करते हुए दिख रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल सोनेलाल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रही है, जो लगभग 11 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। अभी कांग्रेस 2 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। एक सीट तो क्लियर है, रामपुर खास प्रमोद तिवारी की सीट मानी जाती है, उनके घर से ही कोई न कोई उम्मीदवार हमेशा जीतता रहता है और उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है। गोवा में थोड़ा बहुत कुछ दिलचस्प हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं हो सकता, वहाँ पर अन्य के पास सीटें हैं। तो अगर 20 की इस टैली पर भारतीय जनता पार्टी रुक भी गई तो 21 सीटों पर वहाँ पर सरकार बनती है। अब 5 अन्य में से भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक अपने पाले में ले आने में कोई हैरानी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी वहाँ 2 सीटें जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी की अब अलग जगह संख्या क्यों गिनी जा रही है ये भी जानिए। अगर उत्तराखंड में एक भी सीट आम आदमी पार्टी जीत जाती तो 4 राज्यों में उसके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हो जाते विधानसभाओं में। उदाहरण आप साफ देख सकते हो, दिल्ली में क्लीन स्वीप रहा है, लगभग 62 विधायक हैं। पंजाब में 92 विधायक हो गए हैं। गोवा में 2 विधायक हो गए हैं। अगर उत्तराखंड में हो जाते तो 4 राज्यों में विधायक हो जाने पर और एक राज्य में प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी या मुख्य पार्टी या सत्ताधारी पार्टी होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। तो हो सकता है कि दिल्ली में ये पेचीदगी आती कि दिल्ली को राज्य मानने से स्वीकार न करता चुनाव आयोग या तमाम अथॉरिटी, लेकिन पंजाब में अब अथॉरिटी है उनके पास, पंजाब में अब उनकी सरकार बन जाएगी तो इस हिसाब से वो आवेदन कर सकते थे। लेकिन अभी उन्हें हो सकता है एक राज्य में एक सीट का इंतजार करना पड़े, उसके लिए गुजरात चुनाव वो जोर आजमाइश करेंगे। इसके साथ ही जहां एक तरफा लीड कर रही थी ममता बनर्जी मोदी विरोध चेहरे में, अब अरविंद केजरीवाल भले छोटे छोटे राज्यों में पैठ बना रहे हैं, लेकिन उसी तरह से हिंदी बेल्ट में आपको लीड करते हुए दिखेंगे कि अरविंद केजरीवाल खुद को बताएंगे कि देखिए एक से ज़्यादा राज्य में भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी है नहीं, वो हम ही हैं, इसलिए हमें आप मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए। भले ही वो आम आदमी पार्टी लोकसभा में एक आध सीट को छोड़ करके कहीं जमानत भी बचाने के लिए जूझती हो, क्योंकि दावे मजबूत हो जाते हैं। प्रचार प्रसार और पीआर का बड़ा फैक्टर आजकल काम करता है। मणिपुर की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ की राजनीति के बारे में हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जानकार नहीं होते, उनमें से हम सब शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक तो बढ़त बनाए हुई है, तो बहुत ज़्यादा टैली में बदलाव नहीं हो रहा है, तो कुछ रोचक नहीं है। और दूसरी बात कि अगर होगा तो वहाँ पर एनपीएफ और एनपीपी इनके पास जो सीटें हैं उनके साथ किसी न किसी के साथ वो अलायंस करके बना लेगी। लेकिन फिलहाल वो क्लियर मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो 38% वोट हैं उसके पास और 32 सीटों पर लीड कर रही है, तो उसे सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 60 सीटों वाली विधानसभा में 32 सीटें जिसे मिल रही हैं उसे सरकार बनाने में समस्या नहीं होगी। उत्तराखंड में ये माना जा रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने आरोप लगाया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ही भाजपा को हराने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बसपा को अपना वोट ट्रांसफर करा दे रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में वो विपक्षी दल यानी कांग्रेस से मिले हुए हैं। इस आरोप के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उत्तराखंड में कमज़ोर मानी जा रही है और उसके बाद तो ये चुनाव के नतीजे अपने आप क्लियर कर देंगे। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पीआर प्रचार और प्रसार है वो एक दिन का नहीं है। शायद मीडिया भी इस बात को नहीं भांप पाई थी, हालांकि अपनी वो जमकर मेहनत की थी। उदाहरण के तौर पर किसी और राज्य में कोई और सरकार बदल दे, तो कोई और मुख्यमंत्री बदल दे तो कहेंगे कि देखिए कितनी मजबूरी में, हार के डर से बदल दिया गया। उत्तराखंड में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सख्त फैसले लेने वाले हैं, कितने बड़े फैसले लेने वाले हैं। ज़्यादातर टीवी चैनलों के एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि
उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, या फिर ज़्यादातर चैनल ये दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जिस बढ़त की ओर है, मुश्किल है कि इसमें कोई बदलाव हो सके, क्योंकि 47 सीटों पर लीड कर रही है और 44-45% वोट है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जिसे अभी तक के जो फाइनल काउंट है लगभग वहाँ हो चुकी है, गिनती थोड़ी बहुत बची है, 23-24 लाख वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जो 44-45% हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वोट नहीं पड़ते हैं। और वहाँ पर भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही बनी है उत्तराखंड में, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास सीट नहीं है। उत्तराखंड में भी वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि वहाँ उसके पास सीट भी है, 2 सीट है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कभी अपने आप को इसलिए नहीं देखना चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की प्रतिद्वंदी पार्टी ना होकर के दूसरी जगहों पर देखी जाए। अब हम उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर चर्चा करते हैं कि जहाँ पर बड़े बदलाव की एक गुंजाइश है। तो उनमें सबसे ज़्यादा एक हाइप क्रिएट किया गया, खासकर आप सोशल मीडिया पर देखिए, कहा जा रहा था कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए, योगी आदित्यनाथ के ब्रांड भगवा के खिलाफ ब्रांड ब्लू यानी नीला लहराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँच चुके हैं। बिना जनाधार के, बिना संगठन के, बिना बूथ के जब कोई जाता है लड़ने, जब तो उसका क्या असर होता है। जब स्थापित पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल जो स्थापित हैं, जिनका बूथ भी मजबूत है, जिनके संगठन के लोग भी मजबूत हैं, जो ट्रेडिशनली चुनाव लड़ती और हारती जीतती रही हैं, जब उनके 12-13% वोट तक सिमट जा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया के हाइप क्रिएट किए गए उम्मीदवारों से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ पर लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ की कई सीटों पर मामला फंसा हुआ लग रहा है और कई सीटों पर तस्वीर क्लियर हो गई। लखनऊ सेंट्रल पर पहले पिछली बार ब्रजेश पाठक लड़े थे, जो योगी सरकार में मंत्री भी रहे, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी थी। यहाँ पर रविदास मल्होत्रा 5000 वोट से ही हारे थे 2017 में, और इस बार वो भारी बढ़त के साथ मतलब सीट जीत चुके हैं। और लगभग 1 लाख वोट की उनके जो उपलब्धि रही है वो इसलिए भी रही कि 5 साल लगातार काम करते रहे लखनऊ सेंट्रल पर। इस पर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम सुने होंगे, बार बार सीए आंदोलन में जेल जाने से लेकर के कई मुद्दों पर, प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अन्य अन्य मुद्दों पर। सदफ जाफर को बहुत ही कम वोट मिले, मुश्किल से 3000 वोट मिलते दिख रहे हैं। तो सामाजिक आंदोलन, प्रोटेस्ट या सीए या कोई भी और अलग फैक्टर एकदम अलग बात है। इस बार मुस्लिमों ने या फिर एंटी बीजेपी सारे वोटर्स ने एक ही बात देखी है कि सपा का प्रत्याशी कौन है, और एक तरफा सपा को वोट किया है। इसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है, इसका नुकसान बसपा को हुआ है। बसपा जब से सपा जब 1991 के बाद जब सपा के साथ गठबंधन की थी, उसके बाद से जब से चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, जब से मुख्यमंत्री पार्टी के रूप में चुनाव का चेहरा देखिए, इतने कम भले हिजदी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी लोकसभा में 7 सीट को आजादी के बाद से कभी जमानत भी बचाने के लिए प्रदर्शन नहीं की थी, क्योंकि जो दावे मजबूत हो जाते हैं, प्रचार प्रसार और PR का 2.5% भी वोट नहीं फैक्टर आजकल काम करता है। मणिपुर की 1991 भी ज्यादा नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, जब से प्रमुख पार्टी के रूप में। उसके बाद आप 1993 में भी कह सकते हैं कि 1993 में भी उसका वोट ऐसा ही था, लेकिन क्योंकि 2/3 सीट पे सपा लड़ी थी और मुलायम और कांशीराम का गठबंधन कहा जाता है उसे, तो तब जस्टिफाइड इसलिए था क्योंकि सीटों पर कम लड़ी थी और तब कम आंका जा रहा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, तो उसके दम पर आगे 1995 में मुलायम सिंह की सरकार गिरने के बाद, गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती की सरकार भी बनी थी। वहीं से समाजवादी पार्टी और बनाम बसपा की एक लड़ाई उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई थी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बन रही है, इसके मायने क्या हैं, कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप टेली में भी देख पाएंगे, आप ब्रेकिंग न्यूज़ में भी देख पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दोबारा आ जाने के मायने क्या हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2017 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ था? योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो शायद ही योगी आदित्यनाथ का कोई कैंपेन असरदार रहा हो। पूरा का पूरा 2017 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा था अपने चेहरे पर तमाम पिछड़े समाज के नेताओं को आगे रखकर, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख नाम है। अब ओबीसी के तमाम चेहरे दिखा करके खुद ओबीसी तबके से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद और धर्म की पूरे नैरेटिव को लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव को जीत लेते हैं। योगी आदित्यनाथ हट करके बैठ जाते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें बनाने पड़ जाता है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन 2022 का चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर लड़ा गया।
कहने के लिए तो उनकी आलोचना की जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो लगभग 50 सीटों का नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी को, उसकी इतनी सीटें कम हो गई, लेकिन ना तो वोट फीसदी कम हुआ है, दूसरी बात कि बहुमत का तो मार्का पार कर गए हैं। योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से एक पावरफुल नेता के रूप में उभरने वाले हैं। चाहे जिस तरह से ये संविधान से चलने वाला देश बहुजन मूल्यों को फिर से सोशल मीडिया के नए युग में नए तरीके से सुनने समझने और पढ़ने वाली पीढ़ी उसे स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, एक जो कट्टर हिंदुत्व का नैरेटिव है उसे मजबूत करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले कार्यकाल में कोई भी बहुत सख्ती से काम नहीं करता। आपने देखा मोदी सरकार 2014 से 2019 तक बहुत सॉफ्ट तरीके से निर्णय लिया करती थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उसने ऐसे सख्त फैसले लिए, राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, कश्मीर का मामला हो या नागरिकता संशोधन बिल का मामला हो, सब पर उसने अपना क्लियर स्टैंड रखा और जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी वैसी ही राजनीति स्थापित की। अब ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये काम किया जा सकता है, बस अंतर एक है। वो अंतर क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव जीत कर आती है तो उसे समझ नहीं आता कि केंद्र में उसके विपक्ष में कौन है। कांग्रेस जर्जर हालत में होती है और केरल जैसी जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास कहीं पर ऐसी सीट नहीं थी जहां कह सके कि हमने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दी है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए विधायकों की संख्या और समाजवादी पार्टी के कोर कैडर की ताकत देखने के बाद हो सकता है योगी आदित्यनाथ उस तरह से एक तरफा फैसले ना लें, क्योंकि केंद्र में भाजपा के खिलाफ कौन है ये बताने के लिए कांग्रेस काफ़ी नहीं रही और क्षेत्रीय दल भी फेल रहे, जिसमें सपा बसपा गठबंधन भी रहा। लेकिन राज्य में एक 35% से भी ज़्यादा वोट ला करके 45% बनाम 35% के विपक्ष को आप एक नोटेबल संख्या मान सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है इस तरह से चीज़ें बैलेंस हो, लेकिन विद इन पार्टी कॉन्फ्लिक्ट का क्या होगा, 2024 के लिए बढ़ते हुए एम्बिशंस का क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ अब 2024 की तैयारी नहीं करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेंगे? अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो अपने खेमे से, अपने लोगों से, अपने अधिकारियों से, अपने मीडिया जिनको मैनेज किया गया उनके जरिए क्या ये चीज़ स्थापित नहीं करेंगे? एबीपी न्यूज़ जैसे तमाम चैनल आप देखते रहिएगा कि उनको कैसे पैकेज बना बना करके, याद होगा 2017 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के ना उगे हुए बालों पर कितने एपिसोड चलाए गए थे। तो हो सकता है कि अब राजनीति में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने के लिए उसी तरह मगरमच्छ की गाथाएं चलाई जाएं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चलाई गई थी। तो राजनीति में जब अब कोई एक उभरता हुआ नेता होता है तो उसके लिए तमाम लोग आ जाते हैं, पीआर आ जाते हैं, प्रचार आ जाते हैं, उसके लिए मीडिया तैयार रहती है। जब किसी को हिंदुत्व की राजनीति ही चाहिए, समाज के तौर पर भी देखिए, समाज ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि चाहे जितनी सांप्रदायिकता का आरोप लगा दीजिए उसे हिंदुत्व की राजनीति पसंद है। एक बड़े तबके ने इस बात को अप्रूव किया है। तो जिन्हें हिंदुत्व की राजनीति ही पसंद है उसे सफ़ेद दाढ़ी वाला हिंदू अभी क्यों चाहिए? उसे बिल्कुल नारंगी वस्त्र में लिपटा हुआ एकदम हिंदुत्व की लाइन पर कट्टर भाषा में बात करने वाला योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पसंद आएगा? ये फैक्टर आगे चल करके आपको हो सकता है समझ में आए जब राष्ट्रीय स्तर पर वो राजनीति एक चैलेंज के रूप में बन जाए। अभी तक कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ की स्वीकारता है, देश भर में योगी आदित्यनाथ अपनी उसी छवि और उसी चेहरे की वजह से आपको समझ में आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जरिए आप देखिए हिंदी बेल्ट में कम्युनिकेशन चाहिए। नरेंद्र मोदी भी कहीं 20 राज्यों में जाने वाले नेता नहीं थे, सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते थे। गुजरात दंगों के बाद उनके खिलाफ जो निगेटिव कैंपेन प्रचार हुआ उसे अंदर अंदर पल रहे कम्युनल थॉट ने सॉफ्ट कॉर्नर देते 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 एक बड़े नेता के रूप में स्वीकार लिया। उसी तरह योगी आदित्यनाथ के विरोध का एक दौर चलेगा और हो सकता है 2024 तक या सबसे ज़्यादा लेट हो सकता है तो 2029 तक योगी आदित्यनाथ देश में एक विकल्प के तौर पर उभरेंगे, अगर राजनीति की दिशा दशा ऐसी ही रही तो। अब इस भारतीय जनता पार्टी के उभार में एक और फैक्टर अंदर अंदर पल रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हों तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, सिर्फ एक राज्य से नहीं दिखाई देगा। लालू यादव अपने इतिहास में जो भी परफॉर्मेंस किए थे, जब जनता दल टूट गया, जब आरजेडी रही, लालू यादव कोई भी गठबंधन बनाकर कभी भी 30% वोट का मार्का नहीं पार कर पाए थे। तेजस्वी ने बनाए गठबंधन में 38% वोट पाए। निस्संदेह ये लालू यादव की ही मेहनत का नतीजा था, उनकी ही बनाई पार्टी का नतीजा था। मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन कभी भी जब से समाजवादी पार्टी बनी है
30% वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। पहली बार ना सिर्फ समाजवादी पार्टी 32% वोट पा रही, उनका बनाया फ्रंट, जब फ्रंट के वोट इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि उसमें और भी दल जुड़ जाते हैं, उनका बनाया फ्रंट 36-37% वोट पाते हुए दिख रहा है। अगर बहुत घटा बढ़ा तब भी 35% के आसपास रहेगा। तो जब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति खड़ी कर रही है, उत्तर भारत में यूपी बिहार की संख्या इसलिए गिनी जाती है, 120 लोकसभा सीटें हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी जो अब रिश्तों में जुड़ते हुए एक परिवार हो गए हैं, तो परिवारवाद का आरोप फिर से लगेगा, वो खैर उससे निपटते रहेंगे। तो ये अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पर हैं। एक तरफ तेजस्वी के नेतृत्व में 38% वोट पा करके यूपीए गठबंधन बिहार में टक्कर दे रहा है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन बना और यहाँ पर सपा गठबंधन 35% से ज़्यादा वोट के साथ भाजपा को टक्कर दे रहा है। ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अब सोशलिस्ट धड़े के ये दोनों नेता एक कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। हालांकि वो उसे जीतने से नहीं रोक पा रहे हैं, और जब तक ये नहीं रोक सकेंगे तब तक इस तरह के टक्कर देने की बात बेमानी रहेगी। भले ही पटनायक उड़ीसा में या फिर स्टालिन तमिलनाडु में जीत जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग डेमोग्राफी है, और उस तरह से भाजपा पॉपुलर नहीं है। उड़ीसा में तो थोड़ा बहुत है भी, तमिलनाडु में भी नहीं कहा जा सकता। अब सोशलिस्ट धड़े की एकजुटता में अगर 2024 का चुनाव लड़ा गया और उसमें लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टियां या अम्बेडकराइट पार्टियां, और अम्बेडकराइट पार्टी की जब बात कही जाएगी तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को किसी भी कीमत पर एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द भी कोई दलित समाज की बीच से उभरने वाली पार्टी नहीं है। तो अगर एक नेशनल फ्रंट रहेगा तब 2024 की अलग तस्वीर हो सकती है, नहीं तो हो सकता है कि हम कोसें आप कोसें अभी कि जब इस तरह से अभी गोदी मीडिया लगातार प्रेजेंट करना शुरू कर देगा कि यही जो ट्रेलर है यही 2024 के नतीजे होंगे। अगर इस रूप में चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कोई बहुत बड़ी चुनौती देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से तो आप इसलिए उम्मीद लोकसभा में या राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की बंद कर दीजिए, क्योंकि 2017 के भी चुनाव में जिसमें कहा गया कांग्रेस खराब प्रदर्शन कर रही है, उसमें भी गोवा में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी थी, उसमें भी पंजाब में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी थी, उसमें भी मणिपुर में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी थी, और उसमें भी उत्तराखंड में एक अच्छा टक्कर दी थी। हालांकि उत्तराखंड के नतीजे आखिर में इसी तरह के हो गए थे। तो कांग्रेस जहां 4 राज्यों में बेहतरीन, और यूपी में भी सपा के साथ अलायंस की थी, 6.5% वोट आया था। यूपी में उसका लगभग 1/3 प्रदर्शन रह गया। गोवा में बुरा हाल हुआ, उत्तराखंड में भी उसी तरह का हाल रहा जैसे रहा, मणिपुर में बुरा हाल हो गया, पंजाब में बहुमत से वो 3रे नंबर तक आ गई है। वोट फीसदी के मामले में देख लें तो थोड़ा 2रे नंबर पर है, या सीट भी अब ठीक ठाक रीस्टोर कर रही। तो कांग्रेस उस तरह से चैलेंज करते नहीं दिख रही है। जहां नए नए दावेदार आएंगे, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोग पीआर और प्रचार के दम पर ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि मोदी पर हम लगाम लगा सकते हैं, वहीं पर कई करोड़ वोट जनाधार और कैडर वाले सोशलिस्ट धड़े के ये नेता, मसलन आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू भी एनडीए के साथ है, लेकिन कौन खासकर जेडीयू के बारे में तो ये कहा ही नहीं जाता कि किस चुनाव में किसके साथ रहेगी। तो इस तरह के पार्टियां जिनके पास 1-2 करोड़ कार्यकर्ता हों, जिनके पास वोट पाने की क्षमता हो, या पटनायक की हम अभी चर्चा कर रहे थे, और अलग अलग जगहों पर जिस तरह तमिलनाडु में स्टालिन एक चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, तो एक सोशलिस्ट धड़े की जो बात है वही 2024 में कुछ नतीजे बदल सकती है। उसमें अम्बेडकराइट और मार्क्सिस्ट के जुड़ जाने पर नो डाउट कि एक बड़ा फ्रंट तैयार हो सकता है। बाकी इस रूप में अगर मीडिया भी एक तरफा नैरेटिव बनाना शुरू कर देगा तो आप जान जाइए कि प्रोजेक्ट पर लग गया है 2024। 4 बजे के आसपास से ही एबीपी न्यूज़ अपने स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट 2024। आपको अभी सारे टीवी चैनलों पर दिखना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इस देश के विपक्षी दल इतने नाकाम भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो इसे कह नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी धांधली ऑफिसर्स का, ईवीएम का, ये बहुत छोटे पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी आबादी ने स्वीकारा है, वोट किया है। इससे लड़ने के लिए जो परसेप्शन की लड़ाई लड़ेंगे, जो मीडिया घर घर पहुंच करके यकीन दिला रहा है कि योगी न होते तो, मोदी न होते तो क्या हो जाता,
उससे जब तक काउंटर नहीं कर सकेंगे, विपक्षी दलों का यही हाल होने वाला है। हो सकता है कि इनमें वो इस बात के लिए खुश हो जाएं कि देखो हमने तो इसको हरा दिया, देखो हमने इसको पीछे छोड़ दिया, देखो हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाली बसपा को हमने तीसरे नंबर पर धकेल दिया, देखो बसपा से मैं 2.5 गुना ज़्यादा आगे हो गया। कांग्रेस वाले सोचे कि देखो हमारे वोट प्रतिशत कम है, लेकिन हमने तो बसपा को सीट के मामले में पीछे छोड़ दिया, अगर 2-3 सीटें कांग्रेस की निकल गई और बसपा की एक ही सीट रही तो इस तरह की एक अपनी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन एक देश में एक बड़ा एक लार्जर बैनर खड़ा करने के लिए अब तमाम दलों को एक फ्रंट बनाकर रोचक, कम से कम मीडिया वाले होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि चुनाव रोचक हों, एक तरफा और नीरस क्यों हों। और कांशीराम को अगर एक दल से अलग देखें तो एक सामाजिक विषयों का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, एक समाजशास्त्री के रूप में कांशीराम ने इस देश में ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं। और वो कहा करते थे एक मजबूर सरकार होनी चाहिए, एक मजबूर सरकार ही एक अच्छी सरकार होगी। मजबूर सरकार इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब मेजॉरिटी में आ जाते हैं कोई दल, अगर उसको यकीन हो गया कि किसी भी सूरत में किसी भी एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी और वो जीत ही जाएगी, तो कितना मनमानी हो जाएगा। तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत रहे और जब चुनाव हो तो किसी को ये भ्रम ना रहे चुनाव के पहले कि वो चाहे जैसे भी फैसले लें, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, या किसी तबके के खिलाफ हो, या कितना भी महिला विरोधी हो, या रेप पीड़िताओं के खिलाफ जा करके रेपिस्टों के खिलाफ में रैलियां निकालने वाले लोग हों और उन्हें कोई हराने वाला नहीं बचा है। तो ये सब टूटने के लिए लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष के लोग मजबूत रहें और अच्छे से चुनौती देते रहें। हम क्योंकि राजनीति में 365 दिन बात करने वाले लोग हैं, खबरों से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, तो हमारे लिए तो हर रोज की खबर अपडेट करना, हमारे लिए तो हर रोज तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अभी आज प्रदेश और देश की राजनीति पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय खेमे में किस तरह का माहौल बना हुआ है यूक्रेन वॉर में, आप देखेंगे उस पर भी चर्चा होते रहेंगे। लेकिन इस बीच जितनी चुनावी खबरें अपडेट आती रहेंगी वो भी हम आपको लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल आप देखते रहिएगा, हम जो भी टैली में बदलाव आता रहेगा, नतीजों में बदलाव आता रहेगा, बोलता हिंदुस्तान पर, फेसबुक पर,